हर एक टॉपिक का मैं आपको एक एक न्यूमेरिकल करवा के बताऊंगी। और यदि आपने एक टॉपिक का एक न्यूमेरिकल कर लिया तो आपको दूसरा न्यूमेरिकल करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यदि आपने वो अच्छे से समझ लिया है तो फिर वो न्यूमेरिकल कैसे भी आ जाए आपको पता है कि उसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है और किस पैटर्न से हमें करना है। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैंने प्रॉक्सिमेट एनालिसिस का न्यूमेरिकल लिया है। और ये हमें कैसे पता लगेगा कि ये प्रॉक्सिमेट एनालिसिस का न्यूमेरिकल है, क्योंकि जब एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है तो हमें ये नहीं पता होता कि टॉपिक वो स्पेसिफिक नहीं करते कि प्रॉक्सिमेट एनालिसिस से करना है या ये बॉम्ब कैलोरीमीटर का न्यूमेरिकल है। उसमें हमें जो भी चीज़ें दे रखी हैं उससे हमें पता लगाना पड़ता है कि ये कौन सा वाला न्यूमेरिकल है, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से हमें पढ़ना है। अ 2 ग्राम ऑफ कोल सैंपल, यानी कि यहाँ पे इसको टिक कर लेते हैं कि 2 ग्राम ऑफ कोल सैंपल वॉज हीटेड इन अ सिलिका क्रूसिबल फॉर 1 आवर एट 107 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये पहली लाइन पढ़ने से ही पता लग गया कि 1 घंटे के लिए हमें 107 डिग्री टेम्परेचर पे कोल सैंपल को रखना है। और कितना अमाउंट लिया है, 2 ग्राम लिया है। तो हमारे माइंड में ये चीज़ आ जाएगी कि ये प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में हम करते थे। 107 डिग्री पे हमने रखा, तो अब उसका जब हमने फिर आगे क्या है, 1.7 ग्राम रेजिड्यू वॉज लेफ्ट बिहाइंड। तो जब एक घंटे के लिए हमने 107 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे रखा और उसके बाद जब उसका वेट लिया तो कितना आ रहा था, 1.7 ग्राम इतना वेट आ रहा था। ठीक है, पहले इतना था और अब इतना हो गया। अब उसके बाद है द रेजिड्यू ऑब्टेन वॉज देन कवर्ड एंड हीटेड फॉर 7 मिनट्स एट 950 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ध्यान है आपको कि मैंने बोला था क्रूसिबल को के ऊपर लेड लगा के और फिर इसको हम कितनी देर के लिए रखते हैं, 950 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे रखते हैं और 7 मिनट्स के लिए रखते हैं। तो ये हम करते थे वॉलेटाइल मैटर को रिमूव करने के लिए। तो उसके बाद जो बच रहा है कंपाउंड, वो कितना बच रहा है, 1.3 ग्राम रेजिड्यू वाज लेफ्ट। तो हमने 950 डिग्री पे रखा, तो उसके बाद टेम्परेचर, उसके बाद कितना वेट आ रहा है, 1.3। पहले 1.7 था, पहले 2 ग्राम था, उसके बाद फिर 1.7 हो गया जब हमने 107 डिग्री पे रखा, फिर 950 पे रखा तो 1.3 हो गया। और द रेजिड्यू ऑब्टेन इज फर्दर हीटेड एट 700 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इन मफल फर्नेस। फिर मफल फर्नेस में रखा हमने 700 डिग्री टेम्परेचर पे, तो टिल द मास बिकम 0.25 ग्राम। इतना इसको इतना रेजिड्यू, लास्ट में जो बचा रेजिड्यू वो कितना बचा, 0.25 ग्राम। कैलकुलेट परसेंटेज रिजल्ट ऑफ एनालिसिस एंड स्टेट टू विच टाइप ऑफ एनालिसिस बिलोंग। अब हमें ये भी पता करना है कि कौन से टाइप की एनालिसिस है। तो ये है, इट इज प्रॉक्सिमेट एनालिसिस। सबसे पहले हम लिखेंगे, ये क्वेश्चन पढ़ते ही हमें पता लग गया है प्रॉक्सिमेट एनालिसिस है, तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज प्रॉक्सिमेट एनालिसिस। उसके बाद जब हमें ये पता लग गया कि प्रॉक्सिमेट एनालिसिस है तो हमें क्या क्या चीजें कैलकुलेट करनी है, देखो मैंने लिख भी रखा है। मॉइस्चर फाइंड आउट करना है, वॉलेटाइल मैटर फाइंड आउट करना है, एश कंटेंट और कार्बन। ठीक है, ये चारों चीजें हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम मास ऑफ मॉइस्चर निकालेंगे कि इसका अमाउंट कितना है मॉइस्चर का। पहले था 2 ग्राम और जब 107 डिग्री पे हमने रखा तो इसका वेट कितना हो गया, 1.7, यानी कि 2 माइनस 1.7 यानी कि ये है 0.3 ग्राम जो है ये मास ऑफ मॉइस्चर है। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, 0.3 कितने में से कितना है, 0.3 है 2 ग्राम में। ठीक है, 0.3 ग्राम मॉइस्चर है 2 ग्राम में, तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो कितना आएगा, 15%। ये मॉइस्चर आ गया अपना 15%। ठीक है, तो कोल में कितना परसेंट मॉइस्चर है, ये है 15%। अब आगे देखते हैं, मास ऑफ वॉलेटाइल मैटर निकालेंगे। तो मास ऑफ वॉलेटाइल मैटर निकलेगा कि यहाँ पे हो गया 1.7 ग्राम
बचा था। अब उसके बाद जब 950 पे रखा तो कितना रेजिड्यू बच रहा है, 1.3। तो इन दोनों को माइनस करेंगे, 1.7 था और अब इतनी देर तक जब हम इतने टेम्परेचर पे हमने रखा उसको तो 1.3 ग्राम हो गया। तो 1.7 माइनस 1.3 अब कितना हो गया, 0.4 ग्राम। तो ये वॉलेटाइल मैटर निकल गया। वॉलेटाइल मैटर कितना आया, 0.4 ग्राम आया। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो परसेंटेज ऑफ वॉलेटाइल मैटर इज 0.4 और कितने में कितना था, 0.4 2 ग्राम में था इंटू 100 तो 20% आ गया। ठीक है, ये परसेंटेज ऑफ वॉलेटाइल मैटर निकल गया। अब हम करते हैं मास ऑफ एश कंटेंट। जो रेजिड्यू बचा है वो कितना बचा है, अब हमने 700 डिग्री टेम्परेचर पे मफल फर्नेस में रखा जहाँ पे कंबशन प्रोसेस होता है। तो कंबशन प्रोसेस हुआ और लास्ट में इतना रेजिड्यू बच गया टिल कांस्टेंट मास, यानी कि रेजिड्यू जो कि एश कंटेंट होता है 0.25 ग्राम बचा है। तो ये है मास ऑफ एश कंटेंट 0.25 ग्राम। और इसको परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, बिल्कुल वैसे निकालेंगे जैसे पहले किया था, 0.25 डिवाइडेड बाय 2 ग्राम में इतना रेजिड्यू बचा, मल्टीप्लाई बाय 100 तो 12.5% एश कंटेंट आ गया। ठीक है, अब हमें फिक्स्ड कार्बन निकालना है। ये तीन चीजें निकल चुकी हैं, अब कार्बन निकालना है। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे निकलेगा, फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि जब ये तीनों चीजें निकल जाएंगी तो क्या करना है, इन तीनों को 100 में से माइनस कर देना है। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन निकल जाएगी 100 माइनस परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर, वॉलेटाइल मैटर एंड एश कंटेंट। तो ये कितना आया 47.5, 100 माइनस 47.5 तो कितना आ रहा है 52.5। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना आ रहा है 52.5%। इसका मतलब है अब यदि हम देखें कि परसेंटेज ऑफ कार्बन सबसे ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब है कि कार्बन जो हमने फ्यूल लिया है वो अच्छी क्वालिटी का फ्यूल है, क्योंकि परसेंटेज ऑफ कार्बन ही सबसे ज्यादा आना चाहिए। वो ये बताता है कि जितना ज्यादा कार्बन होगा उतनी ही ज्यादा उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होगी। जो भी हमने फ्यूल यहाँ पे लिया है, कोल सैंपल लिया है, उसका उतना ही वो उतनी अच्छी क्वालिटी का होगा। तो ये हमने परसेंटेज निकाल ली और ये भी पता कर लिया अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस है। और साथ में हम ये भी लिख सकते हैं कि सिंस द परसेंटेज ऑफ कार्बन इज हाई, दैट इज अबाउट 52.5%, तो इट इज बेटर क्वालिटी, इट इज ऑफ गुड क्वालिटी, द होल सैंपल इज ऑफ गुड क्वालिटी। ठीक है, व्हाई, बिकॉज मॉइस्चर कंटेंट 15% है, वॉलेटाइल मैटर 20% है, एश कंटेंट 12.5% है। तो यदि ऐसा नहीं है कि 50s की रेंज में आ रही है तो है तो सही, लेकिन क्वांटिटी कम है, कार्बन की क्वांटिटी ज्यादा है, तो ये अच्छी क्वालिटी का फ्यूल है। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस। अब हम बात करते हैं, अब ये हो गया एक न्यूमेरिकल अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस पे। अब कैसा भी न्यूमेरिकल आ जाए आप इजीली कर सकते हैं, केवल वैल्यूज चेंज होगी, यहाँ पे वैल्यूज चेंज होगी, बाकी फॉर्मूला है वो सेम लगने वाला है। अब हम नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल करेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हमने अल्टीमेट एनालिसिस में एनालिसिस उसकी करी थी कार्बन और हाइड्रोजन को निकालने की, अब उसका हम एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल है अल्टीमेट एनालिसिस का, जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं कि परसेंटेज ऑफ कार्बन और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैसे कैलकुलेट करें किसी भी फ्यूल में। तो क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले। 0.26 ग्राम ऑफ कोल सैंपल gave on combustion 0.039 gram of water and 0.245 ग्राम ऑफ कार्बन। ठीक है, तो इतना ग्राम हमने कोल सैंपल लिया जो क्या दे रहा है 0.039 ग्राम तो वाटर दे रहा है जब कंबशन हो रहा है, तो कितना ग्राम कार्बन कितना ग्राम वाटर बना रहा है 0.039 ग्राम वाटर, और कार्बन कितना बन रहा है 0.245 ग्राम ऑफ कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन नहीं कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। तो ये H2 इतना बन रहा है और CO2 कितना बन रहा है 0.245 ग्राम। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन।
अब हमें पता है कि कार्बन और हाइड्रोजन को हम एलिमेंट की फॉर्म में कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसे हम किसी फॉर्म में कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसीलिए ये जो कोल सैंपल है हमने इसको हीट किया कंबशन ट्यूब में, और फिर जो वाटर बनता है H2O जो बनता है वो इतना ग्राम बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.245 इतना ग्राम बनता है। इसको हम एब्जॉर्ब करवाते हैं, वो जो मैंने आपको एपरेटस बताया था, एब्जॉर्प्शन होता है, फिर उसका वेट लेते हैं। तो उस वेट से तो हमें ये पता लग रहा है, वो जो यूट्यूब का हम वेट लेते हैं उस वेट से हमें पता लगा कि वाटर कितना बना है, H2O कितना बना है, और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 कितना बना है। अब आपको सबको पता है ये रिएक्शन हम बार बार लिख रहे हैं, और इस रिएक्शन को मैं आपको वापस से बता देती हूँ याद करने के लिए। H2 प्लस हाफ O2 gives H2O, तो ये पता है 2 ग्राम ऑफ H2 gives 18 ग्राम ऑफ H2O। तो क्या होगा, एक कितना देगा, 18/2, ठीक है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, ये अभी तक हम देख रहे थे। अब हमें इस H2O में कितना हाइड्रोजन है, तो अब ये देखिए, इसको ये अभी मैंने आपको बताया, अब ये हटा के मैं आपको बता रही हूँ कि इस H2O में हाइड्रोजन कितनी है। तो 18 ग्राम ऑफ H2O कंटेन 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो एक में कितना होगा, 2/18, ठीक है। 18 ग्राम ऑफ H2O में 2 ग्राम हाइड्रोजन है, तो 1 में कितना होगा, 2/18। तो अब इसमें H2O कितना दे रखा है, 0.039 ग्राम, तो 0.039 ग्राम में कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 0.039, ठीक है। ये कैलकुलेशन समझ में आ गई। अब इस कैलकुलेशन को हम यहाँ देखते हैं। वेट ऑफ कोल सैंपल 0.26 ग्राम था, वेट ऑफ वाटर इतना था, वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इतना है। अब ये जो रिएक्शन मैंने बताई, 18 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन कितना हाइड्रोजन, 2 ग्राम, तो एक में कितना होगा, 2/18, तो 0.039 में कितना होगा, ये मैंने आपको करके बताया। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख रखा है 2/18 इंटू 0.039, जो मैंने यहाँ पे आपको कैलकुलेशन बताई, ठीक है। तो अब इसको परसेंटेज में निकालना है, तो परसेंटेज में निकालने के लिए 2/18 इंटू 0.039, और कितना फ्यूल लिया था, तो अपॉन 0.26 इतना फ्यूल है। परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना परसेंट आया, 1.66%। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का भी कैलकुलेट करेंगे। आप लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड का पता है, C प्लस O2 gives CO2, ठीक है। अब इसमें 12 ग्राम ऑफ कार्बन gives 44 ग्राम ऑफ CO2, यानी कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में 12 ग्राम कार्बन है, तो एक में कितना होगा, 12/44, तो 0.245 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितना होगा, इंटू 0.245, ठीक है। ये आ रहा है समझ में इधर, ठीक है, इधर सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं हो जाए। यहाँ तक ये मैंने कैलकुलेशन आपको बताई है, ठीक है। तो ये आगे अपना 44 में इतना है, तो एक में 12/44, तो इतना ही ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितना होगा, इंटू 0.245। तो यहाँ तक आ गया समझ में सबको। अब कोल सैंपल कितना लिया था हमने, 0.26, तो डिवाइडेड बाय 0.26, क्योंकि हमें परसेंटेज में निकालना है कार्बन, तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना आया, 25.69। ये आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 25.69, ये है परसेंटेज ऑफ कार्बन।
तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकल गई और परसेंटेज ऑफ कार्बन निकल गई। इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये न्यूमेरिकल आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं थर्ड न्यूमेरिकल करती हूँ, बॉम्ब कैलोरी मीटर। ठीक है, बॉम्ब कैलोरी मीटर पे अब हम न्यूमेरिकल करेंगे। अब ये न्यूमेरिकल है बॉम्ब कैलोरी मीटर का, और इसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ सैंपल ऑफ कोल कंटेन कार्बन 93%, हाइड्रोजन 6%, एश कंटेंट 1%। ठीक है, द फॉलोइंग डेटा ऑब्टेन व्हेन टेस्टेड इन बॉम्ब कैलोरी मीटर। अब इससे ये पता लग गया कि बॉम्ब कैलोरी मीटर का ही ये न्यूमेरिकल है। दूसरी चीज, यदि ये बॉम्ब कैलोरी मीटर यहाँ नहीं लिखा होगा तो भी हम पहचान सकते हैं कि ये इसमें फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है या ये कौन से वाले टॉपिक का न्यूमेरिकल है। कैसे? वेट ऑफ क्रूसिबल दे रखा है इतना 3.649 ग्राम, वेट ऑफ क्रूसिबल प्लस फ्यूल वो है 4.678 ग्राम। तो वेट ऑफ फ्यूल क्या आएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो वेट ऑफ फ्यूल निकल जाएगा। ठीक है, वेट ऑफ फ्यूल कितना है, वेट ऑफ क्रूसिबल प्लस फ्यूल माइनस वेट ऑफ क्रूसिबल, तो कितना आया वेट ऑफ फ्यूल 1.029 ग्राम। ठीक है, अब आगे देखते हैं राइज इन ये रहा वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरी मीटर। वाटर इक्विवेलेंट कितना है 570 ग्राम। राइज इन टेम्परेचर यानी कि चेंज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1 दे रखा है, ये जो दे रखा है T2 माइनस T1 दे रखा है अपन को। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर, इनिशियली टेम्परेचर क्या था, फाइनल टेम्परेचर क्या था, तो उन दोनों को जो माइनस करते हैं वो डिफरेंस यहाँ पे दे रखा है 2.3 डिग्री सेंटीग्रेड। कूलिंग करेक्शन, अब ये करेक्शंस कहाँ पे आते हैं, बॉम्ब कैलोरी मीटर में आते हैं। तो पता लग गया कि ये जो न्यूमेरिकल है ये बॉम्ब कैलोरी मीटर से रिलेटेड है। कूलिंग करेक्शन इतना दे रखा है, एसिड करेक्शन 62.6 दे रखा है, फ्यूज वायर करेक्शन 3.8 कैलोरी दे रखा है। अब हमें कैलकुलेट करना है HCV और LCV। ठीक है, अब इसमें फ्यूल के अंदर हाइड्रोजन, इफ द फ्यूल कंटेन्स 7% ऑफ हाइड्रोजन, तो ये 7% दे रखे जो कि LCV में काम में आएगी। इसके अलावा यदि कई बार क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ स्टीम दे रखी है 588, स्टैंडर्ड तो होती है 587, यदि यहाँ पे स्पेसिफिक दे रखी है कि लेटेंट हीट ऑफ स्टीम दे रखी है 588, तो यदि यहाँ पे जो लेटेंट हीट दे रखी होगी उसी से हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और यदि यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ स्टीम नहीं दे रखी, इसका मतलब है हमें स्टैंडर्ड वैल्यू जो होती है 587 उससे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया, बॉम्ब कैलोरी मीटर का है। यहाँ पे हमने वेट ऑफ फ्यूल निकाल लिया। HCV का फॉर्मूला क्या है बॉम्ब कैलोरी मीटर में, W प्लस स्मॉल w इंटू T2 माइनस T1 प्लस कूलिंग करेक्शन माइनस एसिड करेक्शन प्लस फ्यूज वायर, इन दोनों को हम इसमें से माइनस करते हैं अपॉन X। X इज द वेट ऑफ फ्यूल, W इज द वेट ऑफ वाटर विच इज टेकन इन द कॉपर कैलोरी मीटर, और स्मॉल w क्या था, वाटर इक्विवेलेंट स्मॉल w। ठीक है, स्मॉल w यहाँ पे 570 ग्राम है। तो अब सारी चीजें गिवन है तो हमें क्या करना है, वैल्यू लिखनी है। कैपिटल W प्लस स्मॉल w 22, यहाँ पे वेट ऑफ, मैंने यहाँ पे वेट ऑफ वाटर वो और लिख लो 2200। ठीक है, वेट ऑफ वाटर मैंने यहाँ नहीं लिखा तो यहाँ पे वेट ऑफ वाटर और लिख लीजिए, वेट ऑफ वाटर है 2200 ग्राम। तो अब इसको यहाँ पे वेट ऑफ वाटर लिख लिया, वाटर इक्विवेलेंट जो ये दे रखा है। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लिया इनटू राइज इन टेम्परेचर 2.3 प्लस कूलिंग करेक्शन 0.047 माइनस एसिड करेक्शन 62.6 और फ्यूज वायर, एसिड और फ्यूज वायर ये वैल्यू लिख ली। ठीक है, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ
फ्यूल वो कितना आया था 1.029 ग्राम। ठीक है, ये सारी वैल्यू हमने लिख ली। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो HCV कितना आएगा, अभी हम कैलकुलेशन चल रही है और फाइनली ये आंसर आ जाएगा 6253.4 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, ये है HCV। अब LCV कैसे निकालेंगे, बहुत टाइम से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, LCV इज इक्वल टू HCV माइनस 0.09H इंटू 587। तो HCV की तो जगह यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी माइनस 0.09 इंटू, अब H क्या है, ये रहा 7%। इफ फ्यूल कंटेन्स 7% ऑफ हाइड्रोजन, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 7। ठीक है, अब ये 7 जो है यहाँ पे केवल हमने 7 ही क्यों लिखा, परसेंट कहाँ गया, क्योंकि नीचे जो 100 आता था वो यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे हमने लगा दिया 0.09। तो ये ऑलरेडी उसी फॉर्म में है कि परसेंट, यदि परसेंटेज की फॉर्म में दे रखा होगा हाइड्रोजन तो सीधे उसकी बस वैल्यू लिखनी है। तो यहाँ पे 7 लिख देंगे 587, फिर ये कैलकुलेशन हम करेंगे तो फाइनली आंसर कितना आया, LCV इज इक्वल टू 5883.6 कैलोरी पर ग्राम। ये यूनिट ध्यान रखना, ये यूनिट क्या है, कैलोरी पर ग्राम। कुछ भी यूनिट नहीं लिखनी है कि याद नहीं आ रही तो हम कुछ भी लिखकर आ जाए, नहीं। यदि यूनिट याद नहीं है तो आप बस इतना ही लिखो, तो एग्जामिनर को ये लगेगा हाँ ठीक है वो भूल गया होगा, बट आप क्या करेंगे कि नहीं कुछ तो मैं लिख कर आ जाता हूँ, कुछ भी लिख देंगे ना तो वो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, HCV आ गया और LCV भी आ गया। इस तरीके से हम इस न्यूमेरिकल को करेंगे बॉम्ब कैलोरीमीटर का। जो न्यूमेरिकल आएगा उसको ध्यान से पढ़ना है, फिर उसमें ये फॉर्मूला लगा के उसको कैलकुलेट करना है। अब हम करने वाले हैं ड्यूलॉन्ग्स फॉर्मूला, जो सीधे सीधे है उसका फॉर्मूला लिखेंगे, उसमें वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। उसमें ज़्यादा वैसे समझने की चीज़ नहीं है, कार्बन हाइड्रोजन सब चीज़ें दे रखी होगी। तो अब हम बात करते हैं ड्यूलॉन्ग्स फॉर्मूले की, क्योंकि ड्यूलॉन्ग फॉर्मूला जो है उसमें हम इसको ड्यूलॉन्ग फॉर्मूला इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें सीधा फॉर्मूला है और उसमें वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर की। तो क्वेश्चन कैसा आने वाला है, अ सैंपल ऑफ कोल वाज फाउंड टू हैव द फॉलोइंग कंपोजिशन बाय वेट, दैट इज कार्बन 70%, ऑक्सीजन 14%, हाइड्रोजन 6%, नाइट्रोजन 5% एंड रेस्ट इज एश कंटेंट। कैलकुलेट ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू एंड नेट कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल सैंपल बाय ड्यूलॉन्ग फॉर्मूला। अब सपोज करो इसमें तो ये ड्यूलॉन्ग फॉर्मूला दे रखा है इसलिए आपको पता लग रहा है कि ड्यूलॉन्ग फॉर्मूले से हमें करना है। यदि ये चीज़ नहीं दे रखी हो उस केस में आपको कैसे पता लगेगा कि हमें कौन से वाले फॉर्मूले से करना है, इसमें क्या कौन सा वाला ये टॉपिक है जिसमें कि क्या फॉर्मूला लगना है। तो एक मिनट को एक बार को हम ये भूल जाते हैं कि यहाँ पे ड्यूलॉन्ग फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ। तो कोल सैंपल है जिसमें ये परसेंटेज दे रखी है कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और एश कंटेंट की, और फिर पूछा गया है कि ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू मतलब GCV यानी कि हायर कैलोरीफिक वैल्यू। ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू को हायर कैलोरीफिक वैल्यू भी बोलते हैं, इसलिए हायर कैलोरीफिक वैल्यू जो है कई बार न्यूमेरिकल में ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू के नाम से पूछा जाता है। ये ध्यान रखना कि ये ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू क्या आ गई, ये है हायर कैलोरीफिक वैल्यू। इसका हायर कैलोरीफिक वैल्यू का दूसरा नाम ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू है, और नेट कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब है लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। लोअर कैलोरीफिक वैल्यू का दूसरा नाम क्या है, नेट कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, यानी कि HCV और LCV कैलकुलेट करना है। अब हम क्या करेंगे, अब और कुछ भी नहीं दे रखा है इसमें, इसका मतलब सिर्फ परसेंटेज दे रखी है और हमसे ये पूछा है कि HCV और LCV क्या है, और ये चीज़ दे नहीं रखी। तो हम पता लगा सकते हैं कि केवल जब ये परसेंटेज दे रखी है
तो हमें सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है ड्यूलॉन्ग फॉर्मूला। और ड्यूलॉन्ग फॉर्मूला क्या है, HCV इज इक्वल्स टू 1/100। ये 100 इसलिए दे रखा है क्योंकि ये सब चीजें परसेंटेज में दे रखी है, इसलिए यहाँ पे 100 दे रखा है। परसेंटेज सबका हटा के बाहर ही ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे 100 लिख रखा है, ठीक है। फिर ये पूरा फॉर्मूला है, ये इन सब की कैलोरीफिक वैल्यू है, ये पता है सबको। अब सपोज करो कोई चीज इसमें से दे नहीं रखी हो, जैसे क्या चीज नहीं दे रखी है, जरा ध्यान से देखो, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन दे रखी है, लेकिन सल्फर नहीं दे रखा। इसका मतलब ये जो वैल्यू है 0 हो जाएगी। देखो मैंने यहाँ लिखा है 2240 इंटू 0, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सल्फर है ही नहीं, ठीक है। तो ये तो वैल्यू पूरी 0 हो गई। अब बात आती है 1/100 इंटू दिस इंटू 70 ये दे रखा है कार्बन, और हाइड्रोजन कितना है 6%, तो यहाँ पे 6 लिख दिया। ऑक्सीजन कितना है 14%, तो ये ऑक्सीजन की जगह यहाँ पे 14 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 8, और ये तो 0 हो ही गया। फिर इसको कैलकुलेट करेंगे और फाइनली आंसर कितना आ रहा है 7122.25 किलो कैलोरी पर केजी। ये है HCV, या बोल सकते हैं GCV, या फुल फॉर्म में बोल सकते हैं ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू या हायर कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। तो ये ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू निकल गई, ठीक है। अब बात आती है LCV की, जिसको यहाँ पे नेट कैलोरीफिक वैल्यू बोल रखा है। LCV आपको पता है HCV माइनस 0.09H इंटू 587, तो HCV तो यहाँ से ले लिया हमने, माइनस 0.09 इंटू H। अब यहाँ पे H क्या है, देखो यदि अलग से इसमें और दे रखा होता इफ द हाइड्रोजन इज दिस मच परसेंट, तब तो वो वाली हाइड्रोजन लेनी होती। तो यहाँ पे हाइड्रोजन यही दे रखी है 6%, तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है 6 इंटू 587, तो ये कैलकुलेट करेंगे तो LCV कितना आ रहा है 6805.27 किलो कैलोरी पर केजी, ठीक है। तो HCV भी निकल गया और LCV भी कैलकुलेट कर लिया है। इस तरीके से ड्यूलॉन्ग फॉर्मूले को हमें कैलकुलेट, इस तरीके से हमें इसका न्यूमेरिकल करना है। ड्यूलॉन्ग फॉर्मूले का यदि न्यूमेरिकल आएगा तो केवल इन सब की वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम करने वाले हैं कंबशन के न्यूमेरिकल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, RTO एग्जाम में कंबशन का न्यूमेरिकल कोई ना कोई एक न्यूमेरिकल आ जाता है। एक न्यूमेरिकल तो इतने सारे जो मैंने अभी न्यूमेरिकल करवाए उनमें से एक आ जाएगा, और एक कंबशन का न्यूमेरिकल 100% आएगा, 100%, मतलब उसमें कोई बट नहीं है कि आएगा नहीं आएगा, एक न्यूमेरिकल कंबशन का जरूर आता है। तो अब इसमें से हम न्यूमेरिकल करेंगे कंबशन के। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कंबशन रिलेटेड न्यूमेरिकल। इसमें कोई भी फ्यूल जब कंबशन प्रोसेस होता है फ्यूल का, तो उस टाइम पे जो भी एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट हैं वो कन्वर्ट होते हैं ऑक्साइड्स में, और कितनी ऑक्सीजन चाहिए होती है किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को, चाहे वो कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, तो वो सारी चीज़ें हम कैलकुलेट करने वाले हैं कि कितनी ऑक्सीजन चाहिए होती है हर एक एलिमेंट को। तो इंडिविजुअली हम पहले निकालते हैं कि ऑक्सीजन कितनी चाहिए, और फिर टोटल ऑक्सीजन इन सबको जब हम ऐड कर लेंगे कि इंडिविजुअली इतनी इतनी ऑक्सीजन चाहिए हर एक एलिमेंट को, तो टोटल ऑक्सीजन कितनी चाहिए उन सबको हम ऐड कर लेंगे, और फिर हम कैलकुलेट करेंगे कि क्योंकि हम जो ऑक्सीजन है वो एयर की फॉर्म में लेते हैं, तो कितनी ऑक्सीजन कितनी एयर हमें चाहिए, तो वो हम कैलकुलेट करेंगे। और फाइनली इसमें एक चीज़ और दे रखी होती है, कंबशन न्यूमेरिकल में एक चीज़ और दे रखी होगी कि यदि हम एक्सेस में एयर लेते हैं तो उस केस में क्या होता है। तो एक्सेस में लेंगे तो क्या करेंगे, जितनी एयर हमारी कैलकुलेट होगी उसमें हम, जैसे इसमें 40% दे रखा है एक्सेस एयर हमने दिया है, तो उस केस में टोटल एयर कितनी होगी, टोटल एयर कितनी चाहिए, तो इसी का हम या तो 40% निकाल के इसमें ऐड कर दें, या फिर हम क्या करें इसका 140% निकाल लेंगे।
ये अभी मैं आपको रफली समझा रही हूँ। अब हम स्टार्ट करते हैं। कि मैंने आपको बेसिक चीज़ बता दी है कि कंबशन के न्यूमेरिकल में हम करते क्या है कि फ्यूल के अंदर जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो कंबशन में जब पार्ट लेते हैं तो पर एलिमेंट, हर एक एलिमेंट कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम करता है वो ऑक्सीजन हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो अ कोल सैंपल वाज फाउंड टू कंटेन द फॉलोइंग: कार्बन 81%, हाइड्रोजन 4%, नाइट्रोजन 1% एंड रिमेनिंग बीन एश कंटेंट, यानी कि जो रेसिड्यू बच जाता है लास्ट में। एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ मिनिमम एयर रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg of coal sample if 40% of excess of air is supplied। अब वो ये कह रहा है कि टोटल एयर कितनी चाहिए 1 kg कोल सैंपल को जलाने में। उस 1 kg कोल सैंपल को जलाने में यानी कि कंबशन करने में कितनी एयर चाहिए यदि उस कोल सैंपल में ये सारे कॉम्पोजिशन प्रेजेंट है। ठीक है, और उसके बाद ये पता कर लिया हमने, फिर ये भी कैलकुलेट करनी है कि क्योंकि हम एयर की फॉर्म में ऑक्सीजन को लेंगे, डायरेक्ट ऑक्सीजन नहीं ले रहे, तो जो एयर निकालेंगे हम कि एयर कितनी चाहिए, उसके बाद उसी में हमें ये कैलकुलेट करना है कि यदि एक्सेस में 40% एयर दे रखी है तो क्या होगा। ठीक है, अब हमें सबसे पहले ये टेबल बनानी पड़ेगी। कंबशन के न्यूमेरिकल जितने भी होंगे उसमें सबसे पहले हमें इस तरीके की टेबल बनानी होगी, जिसमें फर्स्ट कंस्टिट्यूएंट लिखेंगे, सेकंड अमाउंट, थर्ड कंबशन रिएक्शन क्या हो रही है, और फोर्थ कि उसमें ऑक्सीजन, हर एक में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कितनी है। तो ये कॉम्पोजिशन लिख लिए: कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और एश कंटेंट। ठीक है, ये चारों कंस्टिट्यूएंट हमने लिख लिए। अब हम देखेंगे इसका अमाउंट कितना है। कार्बन का कितना था 81% था, कितने के लिए 1 kg। 1 kg में 81% है, इसका मतलब हो गया 0.81 kg। ठीक है, फिर हाइड्रोजन कितना है 4% यानी कि 0.4 kg, 0.04 kg, 4% है ना इसलिए 0.04 kg। फिर नाइट्रोजन कितनी है 1% यानी कि 0.01। और एश कंटेंट, रेस्ट इज एश कंटेंट, ये नॉन कंबस्टिबल होता है। नाइट्रोजन का भी कंबशन में कोई रोल नहीं होता। अब हम बात करते हैं कंबशन रिएक्शन की। कंबशन रिएक्शन क्या हो रही है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलके H2O बनाता है, और नाइट्रोजन की कोई रिएक्शन नहीं होती यानी कि कंबशन में पार्ट नहीं लेता, इसलिए डैश लगा रखा है, इसको भी डैश। तो ये दो चीजें तो डैश हो गई। ठीक है, मतलब इसका कोई रोल नहीं होता। अब हम बताना चाह रहे हैं इसमें कि ऑक्सीजन कितनी चाहिए। अब देखो ये कैलकुलेशन कैसे हुई। 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन से मिलकर CO2 बना रहा है। तो यदि 12 ग्राम कार्बन को चाहिए 32 ग्राम ऑक्सीजन, तो एक को कितनी चाहिए अपॉन 12। तो इतने अमाउंट को कितनी ऑक्सीजन चाहिए होगी, ये बता दी कि 0.81, तो 0.81 ग्राम, या यदि हम सब केजी में ले रहे हैं तो ये 12 केजी में इतना 32 केजी है, तो एक में होगा अपॉन 12, तो 0.81 केजी में कितना होगा इंटू 0.81। ठीक है, तो यही तो है 0.81 इंटू 32 अपॉन 12, तो ये अमाउंट आ गया। इतनी ऑक्सीजन इस कार्बन को चाहिए। सिमिलरली हाइड्रोजन को कितनी चाहिए, अब इसमें ये है 2, एक मिनट, ये 2 पार्ट कंबाइन विद 16, क्योंकि हाफ है, हाफ ऑफ ऑक्सीजन, तो सारी रिएक्शन हम केजी में दिखा रहे हैं। तो ये
दिखाते हैं 2 kg इतनी चाहिए, तो एक में 16/2, तो 0.01 नहीं, 0.01 नहीं, ये है हाइड्रोजन। 0.04 में कितनी चाहिए, इंटू 0.04, ठीक है। टू पार्ट कितने ऑक्सीजन से कंबाइन होती है, 16 पार्ट से, 16 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो एक को चाहिए 16/2, तो फिर 0.04 में कितनी ऑक्सीजन चाहिए, यदि 0.04 kg हाइड्रोजन है तो कितनी ऑक्सीजन चाहिए होगी, तो मल्टीप्लाई बाय 0.04, तो कितनी आई, 0.32, ठीक है, 0.32 आ गई। नाइट्रोजन का कोई रोल नहीं था कंबशन में, ऐश कंटेंट का कोई रोल नहीं था। अब हम टोटल ऑक्सीजन निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना है, टोटल ऑक्सीजन कितनी है, 2.475 आई है। अच्छा, अब इसमें ऑक्सीजन फ्यूल में है क्या, यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कहीं नहीं दिख रही, यानी कि फ्यूल के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, नील। तो नेट ऑक्सीजन कितनी हुई, 2.475 ही हुई। अब सपोज करो यहाँ पे कुछ ऑक्सीजन दे रखी होती कि फ्यूल के अंदर भी ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे लिखा हुआ होता ऑक्सीजन इन फ्यूल, जो भी अमाउंट है, और फिर उसको माइनस करके फिर यहाँ पे आता नेट ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पे तो 0 है, तो इसका मतलब जितनी टोटल ऑक्सीजन है उतनी ही नेट ऑक्सीजन है, क्योंकि यदि फ्यूल में ऑक्सीजन है तो उस केस में उतनी ऑक्सीजन जो है, वो जो थोड़ी बहुत अमाउंट की ऑक्सीजन यदि फ्यूल में है तो वो काम में आएगी कंबशन में, तो उसको हम माइनस कर देंगे कि इतनी तो ऑक्सीजन हमें फ्यूल से मिल गई, अब बची हुई ऑक्सीजन हमें कितनी चाहिए, तो इसको माइनस करते तो आती। लेकिन यहाँ पे तो नील दे रखा है, तो जितनी ऑक्सीजन, टोटल ऑक्सीजन हमें इतनी चाहिए, तो नेट ऑक्सीजन भी इतनी ही है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन फ्यूल में नहीं है। अब बात आती है वेट ऑफ एयर। अब क्योंकि ऑक्सीजन हम डायरेक्टली नहीं लेते, हम एयर की फॉर्म में लेते हैं, तो वेट ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ कोल सैंपल कितनी चाहिए, बाय वेट हमेशा एयर जो होती है वो 100, जो हमें बाय वेट निकालना है तो 100/23 से करना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन का अमाउंट जो होता है बाय एयर, बाय वेट इज 23, तो 23 होता है। तो इसमें हम करेंगे एयर के अंदर बाय वेट जो ऑक्सीजन होती है वो 23% होती है, कितने होती है, 23%। और अभी हम आगे देखेंगे बाय वॉल्यूम भी, तो वो होती है 21%। तो यहाँ पे हम बाय वेट निकाल रहे हैं, तो 23% ऑक्सीजन होती है एयर में बाय वेट, तो हम ये वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे 100/23, जब हमें एयर कैलकुलेट करनी है कि वेट ऑफ एयर कितनी होगी, तो इतना ये ऑक्सीजन मल्टीप्लाई बाय 100/23, इतने फैक्टर से, तो कितनी आई एयर, 10.76 kg हमें एयर चाहिए, ठीक है, तब जाके ये अमाउंट इतना जो ऑक्सीजन का है ना वो उसमें आएगा कंबशन के लिए। अब हम कह रहे हैं लास्ट जो लाइन है 40% एक्सेस एयर हमने ले ली। अब वो 40% किसका है, इसी का तो है, जो एयर आई है इसी का 40% एक्स्ट्रा एयर हमने दे दी, तो इसका 40% निकाल लो या फिर 140% डायरेक्ट निकाल लो। तो इफ 40% एक्सेस एयर इज यूज्ड देन द अमाउंट ऑफ एयर, तो क्या करेंगे, इसका हम 140% निकाल लेंगे, तो 10.76 इंटू 140/100, तो 140% निकालेंगे तो परसेंट हटाएंगे तो 100 आ जाएगा, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो टोटल एयर हमने 15.06 kg दी है कंबशन के लिए, ठीक है, क्योंकि इसमें 40% एक्स्ट्रा और दिए, इसलिए इसमें हमने 140% निकालकर ये निकाला है कि टोटल एयर हमने इतनी दी, क्योंकि एक्सेस में दी है ना इसलिए, ठीक है। ये है कंबशन का न्यूमेरिकल बाय वेट। अब बाय वॉल्यूम भी हम निकालेंगे, जहाँ पे ये अभी तो हमने बाय वेट निकाला है ना ये, अब हम बाय वॉल्यूम निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स देखेंगे, जैसे इसमें ½ मोल है, किसी में 1 मोल है, तो नंबर ऑफ मोल्स के अकॉर्डिंग करेंगे, बाकी न्यूमेरिकल ऐसा ही रहेगा।
लेकिन उसमें बाय वॉल्यूम हम करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, और ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि नाइट्रोजन जो है ये नॉन कम्बस्टिबल है, इसका कोई रोल नहीं होता। ऐश कंटेंट ये नॉन कम्बस्टिबल होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला समझ में आ गया। ये है कंबशन का न्यूमेरिकल बाय वेट। अब हम करेंगे बाय वॉल्यूम। अब ये जो कंबशन का न्यूमेरिकल है, ये यहाँ पे हम ऑक्सीजन निकालेंगे बाय वॉल्यूम, और जब बाय वॉल्यूम हम निकालते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स काउंट करते हैं, कितने नंबर ऑफ मोल्स है। बाय वेट में तो हम कितना ग्राम जो है ऑक्सीजन, वो कार्बन या जो भी हम एलिमेंट ले रहे हैं उससे, जो भी फ्यूल में एलिमेंट दे रखा है उससे कितने ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन करके फिर वो रिएक्शन कर रही है, ऑक्साइड्स बना रही है, तो वो देखना होता है ग्राम्स में या केजी में देखना होता है। लेकिन जब वॉल्यूम की बात आती है तो नंबर ऑफ मोल्स देखना पड़ता है कि हाफ वॉल्यूम है या 2 मोल है या हाफ या 5/2, ये सारी चीज़ें। और ये जो जितने भी रिएक्शन, कंबशन की रिएक्शंस मैं बता रही हूँ आपको, ये रिएक्शंस हमको याद रखनी पड़ेगी कि क्या रिएक्शन हो रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्या हो रही है, मीथेन के साथ रिएक्शन कैसे हो रही है, वो सारी रिएक्शन हमें याद रखनी पड़ेगी। यदि कंबशन की रिएक्शंस आपको याद नहीं होगी तो हम कंबशन का न्यूमेरिकल नहीं कर सकते। ठीक है, तो कुछ बेसिक जो इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, जो रिएक्शंस हैं, वो हमें याद रखनी पड़ेगी इसमें। अब हम यहाँ पे जो न्यूमेरिकल कर रहे हैं, अभी इससे पहले जो न्यूमेरिकल अपन ने किया था वो बाय वेट किया था। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम कर रहे हैं बाय वॉल्यूम कर रहे हैं। अ सैंपल ऑफ गैसियस फ्यूल, क्योंकि ये गैसियस फ्यूल है इसलिए यहाँ पे बाय वॉल्यूम हम करेंगे। अ सैंपल ऑफ गैसियस फ्यूल was found to contain the following। अब ये कौन कौन से कॉम्पोजिशंस हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है 48%, मीथेन 8%, हाइड्रोजन 40%, एसिटाइलिन 2%, जो है नाइट्रोजन 1% दे रखा है ना, 1%, और रिमेनिंग इज ऐश कंटेंट। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें देख लिया कि ये क्या चीज़ है, इसमें कैसे हमें कैलकुलेट, तो ये सारी कॉम्पोजिशंस इसमें हम दे रखे हैं। अब हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 क्यूबिक मीटर ऑफ गैसियस फ्यूल। इतना वॉल्यूम दे रखा है, इतने वॉल्यूम में ये सारे कॉम्पोजिशन दे रखे हैं। ठीक है, तो अब ये कितना है, 48% दे रखा है, तो 48% किसका है, 1 क्यूबिक मीटर ऑफ गैसियस फ्यूल। अब ये जो कॉम्पोजिशन इसमें दे रखे हैं, सबसे पहले तो हम टेबल बनाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था सबसे पहले हमें टेबल बनानी है। तो टेबल में हम कंस्टिट्यूएंट लिख लेंगे, ये सारे कंस्टिट्यूएंट हमने लिख लिए। ठीक है, और इसका अमाउंट कितना दे रखा है, 48% इस 1 क्यूबिक मीटर का, तो इसका मतलब है कितना हो गया 0.48। इसी तरीके से 8% है तो 0.08, 40% है तो 0.40, 2% है तो कितना हो गया, ये गलत लिख दिया मैंने, 2% है तो इसका मतलब ये हो गया 0.02। ठीक है, 0.02, और ऐश कंटेंट नाइट्रोजन है 0.01, और ऐश कंटेंट रेस्ट इज ऐश कंटेंट, तो नॉन कंबस्टिबल। तो ये दोनों चीज़ें तो नॉन कंबस्टिबल है, तो इसके तो आगे सबसे पहले हम क्या करते हैं, डैश लगाते हैं कि इसकी कोई रिएक्शन नहीं होगी। फिर अब इस कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ इन सब के साथ क्या क्या रिएक्शन होती है, कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है, ये रिएक्शन हमें याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये बन गया, ये सारे ऑक्साइड्स इसमें बन गए। अब इसमें कितना मोल यूज हो रहा है हर एक में देखेंगे, इसमें हाफ मोल, इसमें 2 मोल, इसमें हाफ मोल, इसमें 5.2। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है, ये सारे नंबर ऑफ मोल्स याद रखेंगे। अब इस नंबर ऑफ मोल्स, ये जो नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं, हाफ का मतलब हो गया 0.5, तो 0.5 को इसके अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगी, इतना ऑक्सीजन हमें चाहिए एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए। ठीक है, इसके लिए जो हमें ऑक्सीजन चाहिए वो कितना चाहिए, 0.024। ठीक है, इसके अमाउंट से मल्टीप्लाई करा, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय अमाउंट ऑफ
दैट कंस्टिट्यूएंट जो भी जिसका भी अमाउंट दे रखा है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अमाउंट आ जाएगा। इसी तरीके से हर एक में ये अमाउंट लिया और 2 मोल चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये आ गया। 0.40 मल्टीप्लाई बाय हाफ मोल तो ये आ गया 0.20। इसमें 0.02 तो 0.02 ये अमाउंट है और कितना मोल चाहिए 5/2 तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ये सारी ऑक्सीजन आ गई इंडिविजुअली। अब इन सबको ऐड कर देंगे तो टोटल ऑक्सीजन कितनी चाहिए 0.65 क्यूबिक मीटर ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर कंबशन के लिए हमें इतनी ऑक्सीजन चाहिए। अब क्या फ्यूल में ऑक्सीजन दे रखी है, यहाँ पे ऑक्सीजन दे रखी है, ये फ्यूल में भी कोई ऑक्सीजन है, यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब ऑक्सीजन इन फ्यूल इज नील। तो टोटल, अब इसका मतलब इसको माइनस करेंगे तो नेट ऑक्सीजन भी हमें इतनी चाहिए। यदि होती तो उसको माइनस करते कि इतनी तो इसमें थी फ्यूल में ऑक्सीजन, अब और बची हुई अमाउंट कितनी हमें चाहिए तो इसको माइनस करते तो जो भी ऑक्सीजन आती उतनी ऑक्सीजन हमें कंबशन के लिए चाहिए। लेकिन इसमें तो फ्यूल में तो कोई ऑक्सीजन है ही नहीं, इसका मतलब जितनी टोटल ऑक्सीजन आई है उतनी ही हमें चाहिए। फिर बाय वॉल्यूम यदि हम देखें, ऑक्सीजन जो होती है एयर में वो 21% होती है। बाय वेट मैंने कितनी बताई थी 23%, और बाय वॉल्यूम जो है ऑक्सीजन एयर में कितनी होती है 21%। तो हमें एयर की फॉर्म में निकालना है इसको, ठीक है। ऑक्सीजन को एयर, क्योंकि हम डायरेक्टली ऑक्सीजन नहीं लेते, हम एयर की फॉर्म में लेते हैं, इसीलिए जो अमाउंट आएगा 0.65 इस ये 0.65 है। इस 0.65 को हम मल्टीप्लाई करेंगे कौन से वाले फैक्टर से, क्योंकि बाय वॉल्यूम निकालना है हमें एयर, तो 100/21, क्योंकि 21% होती है ऑक्सीजन, तो 100 में 21% ऑक्सीजन है, तो हमें तो एयर निकालनी है, इसलिए 100/21 कर रहे हैं, ठीक है। तो 0.65 मल्टीप्लाई बाय 100/21, तो कैलकुलेट जब हम करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 3.095। अब यदि मान लो जैसा कि उसमें बाय वेट में दे रखा था कि 40% एक्सेस एयर हम दे रहे हैं तो कितना होगा, तो यदि इसमें भी पूछा जाएगा तो क्या करोगे, इसका यदि इसमें पूछा जाता कि 40% एक्सेस एयर दे रहे हैं तो क्या कितनी एयर टोटल हम दे रहे हैं, तो या तो इसका 40% निकाल के इसमें ऐड कर देते या फिर क्या करते इसी का 140% निकाल देते, तो इतनी एयर हमें रिक्वायर्ड है। यदि एक्सेस में पूछा जाएगा तो, यदि इसमें पूछा ही नहीं गया, इसमें एक्सेस एयर का पूछा ही नहीं गया, तो हमें न्यूमेरिकल यहीं छोड़ देना है। ये हमारा कंप्लीट न्यूमेरिकल हो गया कि वॉल्यूम ऑफ एयर कितनी चाहिए इतनी, ठीक है। तो ये है कंबशन के न्यूमेरिकल। अब एक लास्ट न्यूमेरिकल बचता है जंकर्स कैलोरीमीटर पे। जैसे हमने एक बॉम्ब कैलोरीमीटर का न्यूमेरिकल किया था, वैसे ही जंकर्स कैलोरीमीटर का न्यूमेरिकल है जो कि गैसियस फ्यूल पे है, ठीक है। तो अब ये जो न्यूमेरिकल है जंकर्स कैलोरीमीटर पे है और ये इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल है। तो जंकर्स कैलोरीमीटर में हम क्या करते हैं, जैसे हम फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, वैसे ही यहाँ पे हमें करना है कि सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। द फॉलोइंग डेटा वर ऑब्टेन इन जंकर्स कैलोरीमीटर। क्या क्या चीज़ें हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस यूज, कितनी गैस जो है गैसियस फ्यूल हमने कितनी ली थी 1 क्यूबिक मीटर। वेट ऑफ वाटर हीटेड, वेट ऑफ वाटर हीटेड का मतलब ये है कि जो वाटर बाहर की तरफ फ्लो कर रहा था जिसने कि हीट को एब्जॉर्ब किया था, जब फ्यूल कंबशन प्रोसेस के अंदर जैसे ही बर्न हुआ तो उसने बहुत सारी हीट निकाली और वो जो हीट थी दैट हीट इज एब्जॉर्ब बाय द वाटर, वाटर ने वो हीट एब्जॉर्ब कर ली थी। तो वाटर क्या हो गया था, वाटर गेट हीटेड, वाटर गर्म हो गया था, तो उसका वेट दे रखा है, वेट ऑफ वाटर हीटेड 25 kg, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ इनलेट वाटर, जब वाटर उसके जंकर्स कैलोरीमीटर के अंदर जा रहा है उससे पहले उसका टेम्परेचर कितना था 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि ये टेम्परेचर है T1 इनिशियल टेम्परेचर।
और टेम्परेचर ऑफ आउटलेट वाटर, यानी कि जब पानी को वाटर को बाहर निकाला, जब उसने पूरी हीट एब्जॉर्ब कर ली और उस वाटर को जब हमने बाहर निकाला, निकालने से पहले हमने उसका टेम्परेचर मेजर कर लिया और वो टेम्परेचर कितना आ रहा है 33 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि ये हो गया T2, T1 डिग्री और ये T2 डिग्री। तो चेंज इन टेम्परेचर पता लग जाएगा कितना उसने हीट एब्जॉर्ब कर लिया। और वेट ऑफ स्टीम कंडेंस्ड, वेट ऑफ स्टीम कंडेंस्ड जो हमने बताया था कि स्टीम जो है H2O में, वाटर में कंडेंस हो जाती है और इसको एक अलग से हम कंटेनर में कलेक्ट कर लेते हैं, तो वो है W डैश। ये है W, वाटर कितना लिया था वो W, और वाटर वेट ऑफ स्टीम कंडेंस कितना है W डैश, तो वो कितना आ रहा है 0.025 kg दे रखा है न्यूमेरिकल में। अब हमें कैलकुलेट करना है HCV LCV, यदि लेटेंट हीट कितनी दे रखी है 580। अब ये ध्यान रखने वाली बात है कि यदि न्यूमेरिकल में पहले से ही लेटेंट हीट आपको दे रखी है कि यदि लेटेंट हीट इतनी हो तो क्या करेंगे, तो जैसे इसमें 580 दे रखी है तो फिर हमें 587 नहीं लिखनी, 587 से कैलकुलेट नहीं करना, क्योंकि उन्होंने ये बोल रखा है कि आपको ये वाली यदि लेटेंट हीट 580 हो तब क्या होगा, तो हमें 580 ही लेना पड़ेगा इसमें न्यूमेरिकल में। ठीक है, अब कुछ भी नहीं है, पहले हमने गिवन क्या क्या चीज़ें गिवन है वो हमने लिख ली। वॉल्यूम ऑफ गैसियस फ्यूल दे रखा है, ठीक है। अब इसमें जो जो चीज़ें गिवन है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। वॉल्यूम जो है गैसियस फ्यूल का 0.1 है, 0.1 क्यूबिक मीटर। वेट ऑफ वाटर कितना है, यानी कि W कितना दे रखा है 25 kg। और W डैश यानी कि वेट ऑफ कंडेंस्ड, वेट ऑफ स्टीम कंडेंस्ड वो है W डैश, यानी कि 0.025 kg। और चेंज इन टेम्परेचर कितना है T2 माइनस T1, इन दोनों को हमने माइनस किया, 33 माइनस 20 तो कितना आया 13 डिग्री सेंटीग्रेड। चेंज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1 दे रखा है। लेटेंट हीट ऑफ स्टीम कितनी है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 580। यदि 580 दे रखा है तो हमें 580 ही लिखना पड़ेगा, और यदि नहीं दे रखा तो इसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू है 587 वही लिखना है। फिर HCV का फॉर्मूला क्या है, W इंटू T2 माइनस T1 अपॉन V। तो ये वैल्यू रखेंगे हम 25 इंटू 13 अपॉन 0.5, तो कैलकुलेट करने पे 3250 आ रहा है, ठीक है, किलो कैलोरी पर किलोमीटर। इसी तरीके से LCV कितना आएगा, LCV है HCV माइनस W डैश इंटू लेटेंट हीट अपॉन वॉल्यूम। तो HCV कैलकुलेट कर लिया, ये वैल्यू लिख दी, माइनस W डैश कितना दे रखा है, कितना दे रखा है 0.025, ये लिख दिया, इंटू लेटेंट हीट 580 थी, गिवन है 580 वो लिख दिया, डिवाइडेड बाय 0.1 दैट इज द वॉल्यूम ऑफ गैसियस फ्यूल। तो कितना आया 3250 माइनस 145, तो ये आ गया LCV। तो HCV और LCV कैलकुलेट हो गया। इस तरीके से हम जंकर्स कैलोरी मीटर में फ्यूल की HCV और LCV कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे न्यूमेरिकल हो गए हैं, अच्छे से कर लीजिएगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। और जो एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल्स डेफिनेटली आएंगे तो आप इसको अच्छे से कर लेना। थैंक यू।